हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साइकेट्रिक नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और उन्हीं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं साइकेट्रिक नर्सिंग सब्जेक्ट्स के अंतर्गत, उन्हीं क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। और उन क्वेश्चंस को हम विद डिस्क्रिप्शन हम लोग समझेंगे, ताकि इनसे रिलेटेड इनके जो बैकग्राउंड का जो कंसेप्ट है वो हमारे समझ में आ जाए। तो साइकेट्रिक ऐसी सब्जेक्ट्स है जिसको कि हम ट्रिक के द्वारा या हम इसको रट करके याद नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे लिए कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है, और उसी उसी पॉइंट को फोकस करते हुए हम लोग इस वीडियो को लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है और कई सारे कंसेप्ट अपने आप में इंक्लूड किए हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले बात कर लेते हैं हम अपने कोचिंग प्लान्स के बारे में। अगर आप हमारी कोचिंग के साथ जुड़ना चाहते हो तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में जितनी भी कोचिंग्स हैं इंडिया में, उन सब में सबसे कम प्राइस में हम लोग आप लोगों को कोचिंग अवेलेबल करवा रहे हैं, वो भी पूरे 1 साल के लिए। अगर आप हमारा प्लान खरीदते हैं तो पूरे 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, जिसमें आपको डेली रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑलरेडी 400 प्लस वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से स्टडी है। इसके साथ साथ फ्री पीडीएफ नोट्स एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ये वाला पोर्शन भी आपको फ्री में दिया जाएगा। इसका कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर, मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9950755186। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स इंक्लूड। ड्रग ऑफ चॉइस मतलब ऐसी कौन सी ड्रग है जिसको कि हम प्रेफर करेंगे, चॉइस में करेंगे, किसके लिए? टू ट्रीट करने में किसको? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को, ईपीएस को। कौन सी ड्रग है जिसको कि हम यूज करेंगे? अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है नॉर एड्रेनालिन, दूसरा है बेंजट्रोपिन, तीसरा है कार्बामेजापिन एंड चौथा है हेलोपेरिडोल। सबसे पहले हम समझेंगे ईपीएस होता क्या है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स ये कब आते हैं? ये किसका साइड इफेक्ट होता है? एंटी साइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट होता है। किसका होता है? एंटी साइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, तो एंटी साइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि एंटी साइकोटिक ड्रग क्या काम करती हैं? ये डोपामिन के लेवल को कम करने का काम करती है, डोपामिन के लेवल को रिड्यूस करने का काम करती है एंटीसाइकोटिक ड्रग। और डोपामिन का लेवल रिड्यूस हो जाता है तो इसकी वजह से क्या सिम्टम्स आते हैं? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो है वो प्योरली किस पर बेस्ड है? आपके मूवमेंट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स आते हैं। क्या क्या आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर? स्यूडो पार्किंसंस देखने को मिलेगा, एकैथेसिया मिलेगा, डिस्टोनिया मिलेगा, तार्डेव डिस्काइनेसिया देखने को मिलेगा, तार्डेव डिस्काइनेसिया एंड न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ये सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे किसके अंतर्गत? ईपीएस के अंतर्गत। मोस्टली ये मूवमेंट से रिलेटेड और आपके साइकोमोटर एक्टिविटी से रिलेटेड सिम्टम्स है। पहला इसमें आता है स्यूडो पार्किंसंस, दूसरा आता है एकैथेसिया, तीसरा आता है डिस्टोनिया, चौथा आता है टार्डिव डिस्काइनेसिया एंड पांचवा आता है आपके न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स है, इन सिम्टम्स को अपन क्या कहते हैं? ईपीएस, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, जो कि किसकी वजह से आ रहे हैं? आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग की वजह से आ रहे हैं। पहला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स अगर इन ऑप्शंस में है तो उसको एक्सक्लूड करना है। तो अगर हम देखेंगे कि हेलोपेरिडोल की अगर हम बात करें तो हेलोपेरिडोल किस कैटेगरी की ड्रग है? आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग है। कौन सी ड्रग है? एंटीसाइकोटिक कैटेगरी की ड्रग है। इसलिए इस ड्रग को अपन क्या करेंगे? देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो इस ड्रग को अपन क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट आता है यहां पर कार्बामेजापिन का। कार्बामेजापिन जो है वो आपके कौन सी ड्रग है?
मूड स्टेबलाइजर ड्रग है। कौन सी ड्रग है? मूड स्टेबलाइजर ड्रग है। कौन सी? कार्बामेजापिन। ठीक है, तो मूड स्टेबलाइजर जिसमें आपके आती है, अदर कौन सी ड्रग आती है आपकी? लिथियम आता है, लिथियम आता है, सोडियम वेलप्रोएट आता है, और तीसरी कौन सी आती है आपके? कार्बामेजापिन। तो ये आपके मूड स्टेबलाइजर ड्रग है। इसको हम किसके केस में यूज करते हैं? सीजर के केस में यूज करते हैं। ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के रूप में इसको अपन यूज करते हैं, और मूड स्टेबलाइजर की कैटेगरी है, तो इसको अपन ईपीएस को ट्रीट करने में काम में नहीं लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो आता है आपके पास नॉर एड्रिनलिन, तो नॉर एड्रिनलिन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरो ट्रांसमीटर है, जो कि आपको किस में हेल्प करता है? फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में। किस में हेल्प करता है? फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में, जिसमें ये हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर देता है, जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी ब्लड सप्लाई को क्या कर देता है? ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इसका रोल भी जो है वो हमारे ईपीएस को रिड्यूस करने में नहीं आता है। बच्चे कौन सी ड्रग? बेंजोट्रोपिन। तो बेंजोट्रोपिन जो है वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? वो है एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स कैटेगरी की ड्रग है। तो अब मन में क्वेश्चन ये आएगा कि जो एंटीकोलिनर्जिक्स कैटेगरी की ड्रग है उसको हम यहाँ ईपीएस के लिए क्यों यूज कर रहे हैं, जबकि ईपीएस में तो किसका रोल आ रहा है? डोपामिन का रोल आ रहा है। ईपीएस में किसका रोल आ रहा है? डोपामिन का रोल आ रहा है। अब मैंने कहा कि ईपीएस किसकी वजह से हो रहा है? एंटीसाइकोटिक ड्रग की वजह से हो रहा है, जो कि क्या काम कर रही है? डोपामिन के लेवल को रिड्यूस करने का काम कर रही है। ठीक है, तो इसको एंटीसाइकोटिक ड्रग का दूसरा नाम क्या है? D2 रिसेप्टर ब्लॉकर। क्या नाम है? D2 रिसेप्टर ब्लॉकर, क्योंकि किस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है? डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। इसका मतलब डोपामिन का लेवल कम हो रहा है। तो अगर ईपीएस को हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? डोपामिन का लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हमको ईपीएस को के सिम्टम्स को रिड्यूस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डोपामिन के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, और डोपामिन के लेवल को बढ़ाने के लिए हमारे पास तरीका क्या है? कि हम एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग्स दें। अब एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग जो होती हैं वो किस पे काम करती हैं? एसिटिल कोलिन पर काम करती है। किस पर काम करती है? एसिटिल कोलिन पर काम करती है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग एसिटिल कोलिन के लेवल को कम करेंगी, तो इसके रिस्पेक्ट में डोपामिन का लेवल क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, एसिटिल कोलिन का लेवल कम होगा तो डोपामिन का लेवल बढ़ेगा। तो ये जितनी भी मोनोएमीन्स हैं, मोनोएमीन्स जिसमें आपके आते हैं डोपामिन, डोपामिन आता है, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन, इसके अलावा हिस्टामिन, तो ये मोनोएमीन्स है आपके। और दूसरा आपका आता है एसिटिल कोलिन। तो इनके बीच में एक इनवर्स प्रोपोर्शन पाया जाता है कि अगर इनका लेवल बढ़ता है तो इसका लेवल घटेगा, और इसका लेवल बढ़ता है तो इनका लेवल घटेगा। इस तरीके का एक रिवर्स रिलेशनशिप इनके बीच में देखा गया है। ठीक है, तो जब हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन किसके लेवल को इंक्रीज करेंगी? डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करने का काम करती है। इसलिए जो ऑप्शन हमको दिया गया है उसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके? बेंजोट्रोपिन्स, क्योंकि बेंजोट्रोपिन्स कैसी कैटेगरी की ड्रग है? एंटीकोलिनर्जिक्स कैटेगरी की ड्रग है। क्लियर हो गया? कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों के? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ रिस्पेरिडोन। रिस्पेरिडोन का एडवांटेज क्या है? तो सबसे पहले हम रिस्पेरिडोन के बारे में समझ लेते हैं। रिस्पेरिडोन है क्या? रिस्पेरिडोन इज एंटी साइकोटिक ड्रग। कौन सी ड्रग है? एंटी साइकोटिक ड्रग। एंटी साइकोटिक ड्रग दो प्रकार की होती है, एक होती है आपके टिपिकल होती है, और दूसरा होती है आपके एटिपिकल। टिपिकल ड्रग जो होती है वो ओल्डर जनरेशन की होती है, और एटिपिकल ड्रग जो है वो मॉडर्न जनरेशन की है। टिपिकल ड्रग कैसी है? ओल्डर है, पुरानी है, जिनको कि सबसे पहले खोजा गया था, जिनको कि सबसे पहले बनाया गया था। और दूसरी है एटिपिकल, जिनको कि अभी लेटेस्टली डिस्कवर किया गया है और जिनको कि हम यूज कर रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है कि जो टिपिकल ड्रग हैं उनको ईपीएस ज्यादा होता है, उनकी वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि ईपीएस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो है वो एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट्स है। तो ये एंटीसाइकोटिक ड्रग जो है अगर टिपिकल हम लोग यूज कर रहे हैं तो इनकी वजह से इसका रिस्क क्या है? ज्यादा है बजाय एटिपिकल के। तो पहला एडवांटेज तो एटिपिकल ड्रग का क्या हो गया कि ईपीएस कम होता है। दूसरा क्या है? इनकी वजह से जो सिडेशन आता है, इनकी वजह से जो सिडेशन आता है, नींद आती है, वो ज्यादा आती है,
और इसकी वजह से सेडेशन जो होता है वो कैसा होता है, कम होता है कंपेरेटिवली। मतलब सेडेशन तो होगा लेकिन कंपेरेटिवली क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ईपीएस की संभावना इसमें ज्यादा होती है, इसमें कम होती है। इसके अलावा सेडेशन जो होता है वो इसमें ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। इसके अलावा अदर जो इसकी जो प्रोफिशिएंसी है, इसकी जो एफिशिएंसी है, ठीक है, वो टिपिकल की क्या होती है, कम होती है। टिपिकल की कम होती है। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, कौन कितना काम करती है, एफिशिएंसी मतलब कौन कौन सी ड्रग इफेक्टिव है। इफेक्टिवनेस की अगर अपन बात करें तो टिपिकल ड्रग जो है वो लेस इफेक्टिव है और एटिपिकल ड्रग जो है वो मोर इफेक्टिव है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो हर तरीके से एटिपिकल ड्रग्स जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो एटिपिकल ड्रग्स को नाउएडेज हम लोग यूज करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एक्चुअली स्किज़ोफ्रेनिया के लिए क्लोरप्रोमाजिन। हालांकि ड्रग ऑफ चॉइस आजकल ये है नहीं, क्योंकि फर्स्ट डिस्कवर्ड ड्रग की अगर हम बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए जो फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग डिस्कवर की गई थी वो थी आपकी क्लोरप्रोमाजिन को डिस्कवर किया गया था, इसलिए उसको उस टाइम पर ड्रग ऑफ चॉइस माना गया था, जो कि आज तक हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को आजकल प्रेफरेंस दिया जाता है बिकॉज ऑफ दीज बेनिफिट्स फॉर अस। हमारे लिए हर तरीके से बेनिफिशियल है, इसलिए एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को हम आज के टाइम पर यूज करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एडवांटेज ऑफ रिस्पेरिडोन। रिस्पेरिडोन जो है वो आपके किस कैटेगरी की ड्रग है, एंटीसाइकोटिक तो है, एंटीसाइकोटिक के साथ साथ कौन सी कैटेगरी है आपके, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक कैटेगरी की ड्रग है रिस्पेरिडोन। तो आप समझ लीजिए, आप क्वेश्चन पढ़ते आप इसका आंसर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, कोलिनर्जिक इफेक्ट्स आर मोर। कोलिनर्जिक इफेक्ट्स आर मोर मतलब इन ड्रग्स के जो है वो कोलिनर्जिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। देखिए हमने बताया था कि इनवर्स रिलेशंस होता है मोनामीन्स का और एसिटिल कोलिन का। अगर इनका लेवल कम होता है तो इसका लेवल बढ़ता है। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का काम करती हैं, इनका लेवल कम करती है तो इसका लेवल बढ़ाती हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की जो कोलिनर्जिक इफेक्ट्स होती है वो टिपिकल एंटीसाइकोटिक के बजाय कम होती है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं जाएगा। दूसरा है इन लोअर इंसिडेंस ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा लोअर इंसिडेंस मतलब कम रिस्क है किसका, एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स का, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स का। तीसरा है इट कॉजेज सेडेशन एंड स्लीप इन द पेशेंट। ये पेशेंट के अंदर सेडेशन और स्लीप कॉज करती है। तो ये हमारा एडवांटेज नहीं है, हम ये चाहते हैं कि कम से कम पेशेंट को स्लीप आए, क्योंकि सेडेशन जो है इसका साइड इफेक्ट है। हालांकि ये जो मेडिसिन है उन पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है जिनको कि इंसोम्निया वाली कंडीशंस है, तो वहां पर ये हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन जनरली हम ये चाहते हैं कि मेडिसिन ऐसी हो जो कि पेशेंट के अंदर फ्यूअर साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। चौथा है नो इंसिडेंस ऑफ न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। तो जैसा कि मैंने बात की थी कि न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम भी किसका पार्ट है, आपके ईपीएस का पार्ट है। तो ईपीएस कम होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल होता ही नहीं है। यहां पर क्या कहा गया है, नो इंसिडेंस ऑफ न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, नो इंसिडेंस, जबकि ऐसा नहीं है। एनपीएस न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम हो सकता है, लेकिन लेसर अमाउंट में हो सकता है, लेसर सिवियरिटी का हो सकता है, लेकिन होगा। ऐसा कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है कि इसकी वजह से कोई न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम नहीं होगा। तो ये वाला आंसर भी हमारा गलत हो गया और ऑलरेडी हमको हमारा आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट इज वर्बल अटरेंस दैट आर ऑफन ऑप्शन इन इज नोन एज। वर्बल अटरेंस, वर्बल मतलब मुंह से बोला गया, अटरेंस का मतलब होता है क्या, उच्चारण। हिंदी में अटरेंस का मतलब क्या, उच्चारण, बोलना। ठीक है, दैट आर ऑफन ऑप्शन, ऑप्शन मतलब क्या होता है, गंदा होता है। गंदा मतलब जैसे गाली दे करके बात कर रहे हैं, उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे। आपके पास ऑप्शन है, पहली ले लिया, कॉप्रो ले लिया, इकोकाइनेसिस एंड अगोराफोबिया। तो पहली बात तो फोबिया वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये यहीं पे क्रॉस हो जाता है, क्योंकि इसने हमसे लैंग्वेज के बारे में पूछा है, वर्बल रेस्पॉन्स के बारे में पूछा है। तो ये दोनों जो रेस्पॉन्स है वो आपके वर्बल रेस्पॉन्स है, ये आपका फोबिया का है।
इकोकाइनेसिस ये आपका मूवमेंट से रिलेटेड है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन आपके पहले ही हटा दिए जाते हैं। एगोराफोबिया का मतलब क्या होता है बेटा? एगोराफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, खुले स्थानों का डर। ऐसी जगह जहां पर जैसे अगर मुसीबत आ जाती है तो बच निकलना संभव नहीं होगा या वहां पर हेल्प नहीं मिलेगी, इस तरीके की थिंकिंग इस प्रकार के पेशेंट के अंदर होती है, जो कि किसको इंडिकेट करती है? अगोराफोबिया को। तो फियर ऑफ ओपन स्पेसेस जो होता है वो अगोराफोबिया होता है। दूसरा होता है इकोकाइनेसिस। इको वर्ड जो होता है वो किसी की नकल करने के लिए यूज किया जाता है, इमिटेशंस। हम किसी दूसरे व्यक्ति की नकल करते हैं, उसके लिए साइकेट्री में हम इको वर्ड का यूज करते हैं। तो आपने इकोकाइनेसिस यहां पर सुना है, इकोलेलिया सुना होगा आपने, और इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया। तो इकोलेलिया क्या होता है? दूसरे के कहे हुए शब्दों का एज इट इज उच्चारण करना, वो होता है इकोलेलिया। दूसरे के कहे हुए शब्दों की एज इट इज नकल करना, वो कहलाता है इकोलेलिया। इकोप्रेक्सिया होता है दूसरे के किए हुए कार्यों को, दूसरे के की हुई एक्टिविटीज को एज इट इज फॉलो करना, एज इट इज रिफ्लेक्ट करना, वो होता है इकोप्रेक्सिया। मतलब जैसे अगर डॉक्टर किसी वार्ड के अंदर कॉपी और पेन से इस तरीके से लिख रहा है तो पेशेंट भी अपनी एक्टिंग को इसी तरीके से करेगा जैसे कि वो कुछ लिख रहा हो, ठीक है। तो दूसरे के बिहेवियर को, दूसरे के एक्शन को एज इट इज कॉपी करना इकोप्रेक्सिया। और इसी तरीके से होता है इकोकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, तो दूसरे व्यक्ति के जो मूवमेंट होते हैं उन मूवमेंट्स को एज इट इज कॉपी करना, ठीक है। इकोप्रेक्सिया और इकोकाइनेसिस हमको देखने में, सुनने में सिमिलर लग सकते हैं, लेकिन एक माइनर डिफरेंस इनके बीच में हो सकता है, और वो क्या है? इकोप्रेक्सिया जो होता है वो व्यक्ति की एक्टिविटी की नकल करना, जबकि इकोकाइनेसिस जो होता है वो व्यक्ति के मूवमेंट्स की नकल करना कहलाएगा। क्लियर है? तो ये दोनों ऑप्शन हमने समझ लिए और ये हमको पता चल गया कि जो दोनों ऑप्शन है वो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे। तो इन दोनों ऑप्शंस को हम यहां से काट देते हैं। उसके बाद बात करते हैं पहली ले लिया। पहली ले लिया होता है रिपीटेशंस ऑफ वर्ड्स बाय सेल्फ। खुद के कहे हुए शब्दों को रिपीट करना। इकोलेलिया हमने कहा था, इकोलेलिया में क्या कर रहा था? व्यक्ति किसी दूसरे के कहे हुए शब्दों को रिपीट कर रहा था, एज इट इज उनकी नकल कर रहा था। यहां पर व्यक्ति खुद के कहे हुए वर्डों को क्या करेगा? रिपीट करेगा। उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? पहली ले लिया कहेंगे। क्लियर है? लास्ट में आपके बचता है कॉप्रोलेलिया। कॉप्रोलेलिया जो होता है, लेलिया का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज, और कॉप्रो मतलब होता है ऑब्ससीन वर्ड। ऑब्ससीन मतलब जैसे गाली देना या गंदी बातें करना, वो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कॉप्रोलेलिया, ठीक है। तो कॉप्रोलेलिया आपका आंसर जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स सच एज ट्रेमर्स एंड हाई बीपी इंक्लूड्स। अब इन्होंने कहा है ड्रग ऑफ चॉइस आपसे पूछिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे इनमें से जो ऑप्शन दिए गए उनमें से ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, किसके लिए? टू ट्रीट एल्कोहल विड्रॉल। एल्कोहल विड्रॉल को ट्रीट करने के लिए सिम्टम्स भी दे दिए साथ में, ट्रेमर्स एंड हाई बीपी इंक्लूड। तो इन्होंने क्या दे दिया हमको? सिम्टम्स दे दिए जो कि किसके हैं? विड्रॉल सिम्टम्स है, ठीक है। ये इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी बना दिया, इन सिम्टम्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। सीधा क्वेश्चन है एल्कोहल विड्रॉल के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करना वो कहलाता है डिटॉक्सिफिकेशन। क्या कहलाता है? डिटॉक्सिफिकेशन। अगर हम किसी पेशेंट के अंदर, जैसे पेशेंट कोई ड्रग ले रहा है और ड्रग जब तक वो कंज्यूम कर रहा है जब तक तो बॉडी ओके है, लेकिन जैसे ही उसने ड्रग को छोड़ा बॉडी क्या शो करेगी? विड्रॉल सिम्टम शो करेगी। तो वो कौन सी कंडीशन है? व्यक्ति के डिटॉक्सिक वाली कंडीशन है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस हम किसको कह रहे हैं? ड्रग्स को कह रहे हैं। और उसके बिना अगर बॉडी है तो उसको अपन क्या कह रहे हैं? डिटॉक्स कह रहे हैं। और अगर पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आया है, वो ड्रग छोड़ना चाहता है, तो बॉडी के अंदर ड्रग की कमी होगी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आएगा? विड्रॉल सिम्टम्स आएगा। और विड्रॉल सिम्टम्स आएगा तो ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि वो उन विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करे ताकि पेशेंट के अंदर से उन पेनफुल एक्सपीरियंस को खत्म किया जा सके। क्लियर है?
तो विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करना वो कहलाता है क्या, डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स ड्रग का कोई सा भी एग्जांपल आप लोगों के सामने आ जाए, अगर आपसे अल्कोहल विड्रॉल का नाम ले लिया तो आप इसमें से क्या ढूंढोगे, कौन सी बेंजोडाइजेपिन्स है, कौन सी ड्रग बेंजोडाइजेपिन्स है इसमें, तो कौन सी है बेटा, बी। कौन सी ड्रग बेंजोडाइजेपिन्स है, बी। जनरली जो अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स को ड्रग ऑफ चॉइस काम में लेते हैं वो है क्लोरडाइजेपॉक्साइड। कौन सी है, क्लोरडाइजेपॉक्साइड। जनरली अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस काम में लेते हैं वो क्लोरडाइजेपॉक्साइड, जिसको कि अपन ट्रेड नेम इसका क्या है, लिब्रियम है। क्या है ट्रेड नेम, क्या है इसका, लिब्रियम। तो कई बार लिब्रियम के नाम से भी क्वेश्चन आता है, कई बार बेंजोडाइजेपिन्स के नाम से भी क्वेश्चन आता है, कई बार क्लोरडाइजेपॉक्साइड के नाम से भी क्वेश्चन आता है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लोरडाइजेपॉक्साइड तो ऑप्शन में है नहीं, तो अगर क्लोरडाइजेपॉक्साइड ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ये भी क्या है, बेंजोडाइजेपिन्स। क्लोरडाइजेपॉक्साइड क्या है, बेंजोडाइजेपिन्स। क्लियर है। तो अगर क्लोरडाइजेपॉक्साइड ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या देखोगे इसमें से, बेंजोडाइजेपिन्स कौन सी है, और वो क्या है आपका आंसर, लोराज़ेपाम। ठीक है। डाइसल्फाम जो है, कई स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आ जाता है कि सर अगर हमको एल्कोहल हटाना है तो उसके लिए डाइसल्फाम बेस्ट रहेगी। बिल्कुल आपका कहना सही है कि एल्कोहल को अगर हमको छुड़ाना है तो उसके लिए फिर डाइसल्फाम ड्रग दी जाती है, लेकिन छोड़ने के बाद जो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, छोड़ने के बाद जो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे वहां पे कौन सी ड्रग काम करेगी, आपकी बेंजोडाइजेपिन्स काम करेगी। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। डाइसल्फाम जो है वो डिटरेंट एजेंट कहलाता है। कौन सा एजेंट कहलाता है, डिटरेंट एजेंट। बिना बताए शराब छुड़ाएं, बिना बताए शराब छुड़ाएं, वो कहलाता है डिटरेंट एजेंट, जिसमें हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, डाइसल्फाम। ठीक है। तो डाइसल्फाम को हम शराब छुड़ाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन शराब छुड़ाने के बाद जो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे उनको मैनेज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बेंजोडाइजेपिन्स ड्रग यूज करेंगे, जो कि है आपका लोराज़ेपाम। क्लॉक्सासिलिन जो है वो आपकी एंटीबायोटिक ड्रग है, और बेंजोट्रोपिन जो है वो आपकी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। तो इन दोनों का कोई यूज नहीं है विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए। आपका आंसर होगा क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट मतलब इन नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट्स को पढ़िए एंड आइडेंटिफाई और पहचानिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन फॉर डिप्रेशन, कि डिप्रेशन के लिए कौन सा सही है। नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट्स को हमको पढ़ना है और उसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट्स है जो कि डिप्रेशन को इंडिकेट कर रहा है। पहला है आपका कॉजेज, इसके कारण में क्या शामिल है, केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन एंड स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। कारण डिप्रेशन के क्या है, केमिकल इम्बैलेंस। तो आपको पता है कि केमिकल इम्बैलेंस होता है किसकी वजह से होता है, सीरोटोनिन की वजह से होता है। दूसरा रीजन क्या है, नॉरेपिनेफ्रिन की वजह से होता है। तो इसका मतलब केमिकल इम्बैलेंस तो हो रहा है, ये ऑप्शन सही हो गया। दूसरा है स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट जब होती है तो व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन कॉज करती है, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। डिस्थाइमिया इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिस्थाइमिया जो होता है वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर का टाइप है, ये भी सही है। क्योंकि डिस्थाइमिया क्या होता है, माइल्ड डिप्रेशन फॉर मोर देन 2 years इन अडल्ट। अगर जवान व्यक्ति है, अडल्ट व्यक्ति है, तो 2 साल से ज्यादा अगर माइल्ड डिप्रेशन है तो उसको अपन क्या कहते हैं, डिस्थाइमिया कहते हैं। और अगर चिल्ड्रन की बात है तो 1 years, अगर 1 साल से ज्यादा डिप्रेशन है तो उसको अपन क्या कहेंगे, डिस्थाइमिया। तो डिस्थाइमिया का दूसरा नाम क्या है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसको दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ऐसा डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो कि कंटिन्यूसली मेंटेन्ड है, कितने टाइम से ज्यादा, 2 साल से ज्यादा अगर मेंटेन है तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं डिस्थाइमिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्थाइमिया इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया हमारा। तो जहां पे ऐसी कंडीशन आ जाए कि 2 ऑप्शन सही हो, तो एक ऑप्शन अगर हमको देखने को मिल रहा है ऑल ऑफ द अबव, तो वैसे भी ऑप्शन क्या जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। फिर भी हम पढ़ लेते हैं, इंक्लूड्स सिम्टम्स सच एज। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सैडनेस, वेट लॉस एंड वर्थलेस फीलिंग्स। तो ये भी डिप्रेशन के सिम्टम्स है। तो तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो डिप्रेशन को इंडिकेट करते हैं। दैट मींस इसका आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिम्टम्स, ऐसा कौन सा लक्षण है जो कि
डिफरेंशिएट करता है, अलग अलग करता है किसको, पीटीएसडी को, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को अदर एंजाइटी डिसऑर्डर से अलग करता है। ऐसा कौन सा सिम्टम है जो कि पीटीएसडी में अलग रहेगा और अदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स में अलग रहेगा, वो नहीं मिलेगा। तो पहला है अवॉइडेंस सिमिलर सिचुएशंस दैट कॉजेज स्ट्रेस, क्या उन सिचुएशंस को अवॉइड करेंगे जो कि स्ट्रेस कॉज करती है। तो दोनों ही कंडीशन में ऐसा होता है, चाहे एंजाइटी की कंडीशन में हो चाहे पीटीएसडी की कंडीशन में हो, दोनों ही कंडीशन में हम जो सिचुएशन है स्ट्रेस कॉजिंग सिचुएशन उसको अवॉइड करेंगे। इसका मतलब आंसर एक जो है आपका सही हो गया, मतलब ये नहीं जाएगा क्योंकि इन्होंने पूछा है ऐसा कौन सा सिम्टम्स है जो कि डिफरेंशिएट करता है, तो इसकी वजह से तो कोई डिफरेंशिएशन आ नहीं रहा। दूसरा है डिप्रेशन एंड ए ब्लंटेड इफेक्ट व्हेन डिस्कसिंग द ट्रॉमेटिक सिचुएशन। दोनों ही कंडीशन से, चाहे आप पीटीएसडी करो चाहे एंजाइटी करो, अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी वजह से डिप्रेशन नहीं होगा, ब्लंटेड अफेक्ट भी नहीं होगा। ब्लंटेड अफेक्ट मतलब लेक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, ब्लंट अफेक्ट का मतलब क्या होता है, लेक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ब्लंट अफेक्ट नहीं है क्योंकि वहां पर तो इमोशंस एग्जैगरेटेड होंगे, क्योंकि स्ट्रेस वाली कंडीशन है, एंजाइटी वाली कंडीशन है, तो वहां पर तो एक्साइटमेंट होगा, ठीक है, रेस्टलेसनेस होगी, एजिटेशन होगा, तो वहां पर डिप्रेशन होगा ही नहीं, ब्लंटेड अफेक्ट भी नहीं होगा ट्रॉमेटिक सिचुएशन को डिस्कस करते हुए। तीसरा है लेक ऑफ इंटरेस्ट इन फैमिली एंड अदर्स, तो दोनों ही कंडीशन ऐसी नहीं है कि जिसमें व्यक्ति अपने फैमिली से इंटरेस्ट लॉस कर दे। ये किसमें देखने को मिलेगा आपको, ये आपको देखने को मिलेगा डिप्रेशन के अंदर, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। चौथा है ब्रिंग बैक मेमोरीज ऑफ द ट्रॉमा, जो ट्रॉमा इवेंट हुआ है उसकी मेमोरीज को बार बार रिमाइंड करना बाई इंटेंस इमोशनल एंड फिजिकल रिएक्शंस, और जब हम उस घटना को याद करते हैं तो उतना ही इमोशनल रिएक्शंस होता है जितना कि जब घटना ओरिजिनल में हुई थी तब हुआ था। तो सेम लेवल का इमोशनल एंड फिजिकल रिएक्शंस आता है जितना कि फर्स्ट टाइम जब वो घटना एक्चुअली हमारे सामने हुई थी, उसी तरीके का जो हमारा रेस्पॉन्स है वो आता है। तो ये चीज एंजाइटी में नहीं मिलेगी, ये चीज किस में मिलेगी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में मिलेगी। ब्रिंग बैक मेमोरीज के लिए एक टर्म यूज करते हैं, उसको क्या अपन बोलते हैं, क्या, फ्लैशबैक, क्या बोलते हैं, फ्लैशबैक बोलते हैं। ब्रिंग बैक मेमोरीज, यादों का वापस आना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी बुरी घटना का शिकार होता है तो बार बार उस चीज को याद करके परेशान होता रहता है, तो उसको अपन बोलते हैं फ्लैशबैक, ठीक है। तो फ्लैशबैक किसका हॉलमार्क फीचर्स है, फ्लैशबैक जो है वो हॉलमार्क फीचर्स है, हॉलमार्क फीचर है किसका, पीटीएसडी का। फ्लैशबैक किसका हॉलमार्क फीचर है, पीटीएसडी का हॉलमार्क फीचर। तो आपका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट इज इन ए मेंटल हेल्थ यूनिट, एक हॉस्पिटल है जिसके अंदर मेंटल हेल्थ यूनिट है और वहां पर एक नर्स जो है वो शोइंग मतलब दिखा रही है अनड्यू कंसर्न, जज्बाती होना, बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा चिंता करना, एंड काइंडनेस, दयालुता टुवर्ड्स ए पेशेंट, एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए। दिस कैन बी आइडेंटिफाइड, इस टर्म्स को अपन क्या कहते हैं, इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं। देखिए जब हॉस्पिटल के अंदर नर्स काम करती है तो नर्स पेशेंट का रिलेशनशिप बिल्ड होता है, एनपीआर बिल्ड होता है। नर्स की ड्यूटी है कि हर पेशेंट को इक्वली वो ट्रीट करे, लेकिन कई बार क्या होता है हमारे पर्सनल इमोशंस जो होते हैं किसी पेशेंट के ऊपर प्रोजेक्ट हो जाते हैं। कई बार पेशेंट के पर्सनल इमोशंस किसी नर्सिंग स्टाफ को के ऊपर प्रोजेक्ट हो जाते हैं। जैसे कोई ओल्ड एज पेशेंट है और नर्स उसकी देखभाल करती है, तो ओल्ड एज पेशेंट उस नर्स को अपनी बेटी की तरह, ठीक है, कंसीडर कर सकता है कि ये मेरी बेटी है जो कि मेरी अच्छे से देखभाल कर रही है। या फिर इसका वाइस वर्सा भी होता है, हो सकता है कि नर्स एक पेशेंट को लेकर के इस तरीके से कंसर्न हो जाती है जैसे कि वो उसके फादर हो, उसके फादर फिगर हो, ठीक है। तो उनके अंदर अपने फादर को या अपने ब्रदर्स को, बड़े एल्डर ब्रदर को इस तरीके की उनके अगेंस्ट जो फीलिंग है, उनके लिए जो फीलिंग्स है वो उस पेशेंट पर ट्रांसफर हो जाती है। तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ये दोनों एग्जाम्पल आपके इंडिकेट करते हैं इन दो घटनाओं को, ट्रांसफरेंस एंड काउंटर
ट्रांसफेरेंस, ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस। अगर पेशेंट नर्स के लिए अपने पर्सनल इमोशंस को प्रोजेक्ट करता है और वो इसको दिखाता है, शो करता है, तो उसको अपन कहते हैं ट्रांसपेरेंस। इसका उल्टा होता है कि अगर एक नर्स अपने पेशेंट के लिए अपने पर्सनल इमोशंस को प्रोजेक्ट करती है और उसको शो करती है, यहाँ पर क्लियर लिखा है शोइंग, दिखाती है, क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर वार्ड में दूसरे स्टाफ है तो उनको पता चल जाएगा क्लियरली कि जो नर्स है इस पेशेंट के साथ जो है उसको एक बहुत ज्यादा बॉन्डिंग है, ठीक है, तो वो दिखता है, वो कहलाता है काउंटर ट्रांसफेरेंस। तो पेशेंट का नर्स के लिए, पेशेंट अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करता है किस पर, नर्स पर, और नर्स अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करती है किस पर, पेशेंट पर। ये दोनों कंडीशंस कहलाती हैं ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस। तीसरा होता है इमोशनल अटैचमेंट। इमोशनल अटैचमेंट ऐसा होता है कि अगर आपको कोई व्यक्ति या कोई पेशेंट या कोई फ्रेंड या परिवार में कोई मेंबर आपके साथ क्लोज है, ठीक है, आप अपने फीलिंग्स शेयर करते हो, उसके साथ एक आपका इमोशनल बॉन्डिंग है, तो वो चीज आप शो ऑफ नहीं करोगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, आपको सिंपैथी हो सकती है, लेकिन उसको हम शो ऑफ नहीं करेंगे कि उसको हम कंसीडर कर लें उस दूसरे व्यक्ति की जगह, ठीक है। हमारा कोई इमोशनल अटैचमेंट वाला व्यक्ति है, इस व्यक्ति की जगह हम किसी दूसरे व्यक्ति को कंसीडर कर लें, वो चीज यहाँ पर नहीं है। तो इमोशनल अटैचमेंट एंड सिंपैथी जो है वो आपका आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। तो सिंपल है, ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस। अगर नर्स अपने पेशेंट के लिए शो करती है तो काउंटर ट्रांसफेरेंस, पेशेंट नर्स के लिए शो करता है तो ट्रांसफेरेंस। नेक्स्ट इज द प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब मेन सिम्टम्स दैट लास्ट एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, जो कि कम से कम 1 महीने से है, एंड हेल्पफुल टू डायग्नोस, जो किस में मदद कर रहे हैं, डायग्नोसिस में मदद कर रहे हैं, किसको, पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया। अब देखिए क्वेश्चन ट्रिकी बना दिया, घुमा दिया। सिंपल शब्दों में हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब कैसा होता है, ऐसा व्यक्ति कैसा रहेगा, सस्पिशियस नेचर का रहेगा। ऐसा व्यक्ति कैसा रहेगा, सस्पिशियस नेचर का रहेगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे, डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस हमको देखने को मिलेगा। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर, पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर कौन सा हेलुसिनेशन पाया जाता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन पाया जाता है। कौन सा हेलुसिनेशन पाया जाता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन पाया जाता है। पॉवर्टी ऑफ स्पीच विद एपैथी। पॉवर्टी ऑफ स्पीच विद एपैथी, यहां पर इमोशनल पार्ट ज्यादा आ रहा है, हालांकि ये डिप्रेशन को भी इंडिकेट करता है। लेकिन अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर ये रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया में भी देखने को मिल सकता है, रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। क्योंकि वहां पर क्या होता है, नेगेटिव सिम्टम्स प्रोमिनेंट होते हैं बजाय पॉजिटिव सिम्टम्स के। तो पॉवर्टी ऑफ स्पीच एंड एपैथी ये कैसे हैं, नेगेटिव सिम्टम्स, ठीक है। तो वो गया आपका रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। बिजार बिहेवियर एसोसिएटेड विद ड्रग यूज, तो ड्रग की वजह से बिजार बिहेवियर आ रहा है, इसका मतलब ये सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। डिस्टर्ब रिलेशनशिप एंड पुअर ग्रूमिंग, ये आपके हेवेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया का सिम्टम्स हो सकते हैं। हमसे पूछा गया है पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया, सिम्टम्स क्लियर है, डिल्यूजन हेलुसिनेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। कौन सा डिल्यूजन प्रेजेंट होता है इनके अंदर, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, और कौन सा डिल्यूजन प्रेजेंट हो सकता है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ जेलेसी, ठीक है, और कुछ हद तक डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट होंगे वो क्या होंगे, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, रेफरेंस एंड ज्वेलेसी। क्लियर है। तो ये डिल्यूजन हमको देखने को मिल सकते हैं। हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑडिटरी में भी कौन सा, नॉन वर्बल ऑडिटरी हेलुसिनेशन, कौन सा, नॉन वर्बल ऑडिटरी हेलुसिनेशन। नॉन वर्बल ऑडिटरी हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, यहां पर आपको कोई शब्द नहीं सुनाई देंगे, केवल आवाज सुनाई देगी, जैसे किसी के रोने की आवाज, किसी के चीखने की आवाज, पायलों की आवाज, कोई चलता है तो पायलों की आवाज, ठीक है, इस तरीके केवल आवाज सुनाई देगी, कोई शब्द सुनाई नहीं देंगे। अगर कोई व्यक्ति आपसे बातें करता है, हेलुसिनेटरी वॉइसेस अगर होती है, उसको अपन कहते हैं वर्बल
वर्बल ऑडिटरी हेलुसिनेशन, अगर आपसे कुछ कहता है सामने वाला लेकिन केवल कह नहीं रहा, केवल रो रहा है, क्राई कर रहा है, वो हो गया नॉन वर्बल ऑडिटरी हेलुसिनेशन। क्लियर है? तो ये आपके पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। आपका आंसर है ए। नेक्स्ट इज एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स ऑफ टीसीए थेरेपी इंक्लूड्स। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स, अब टीसीए जो होता है, टीसीए क्या काम करता है? ये एस्टिल कोलिन के लेवल को कम करता है। टीसीए होते हैं ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। टीसीए जो होता है ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, जिनको क्या अपन कहते हैं मोनो अमीनो रिएप्टेक इनहिबिटर। मोनो अमीन्स के रिएप्टेक को इनहिबिट करते हैं, उसका दूसरा नाम है टीसीए। ठीक है? तो टीसीए जो होते हैं वो एस्टिल कोलिन के लेवल को कम करते हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? एंटी कोलिनर्जिक्स होती है। एक मेडिसिन है कौन सी? सेटेलोप्राम। सेटेलोप्राम जो होता है वो एसिटिल कोलिन का लेवल बाकी और ड्रग्स जो कम करती हैं उतना ये कम नहीं करता। इसकी एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी, एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी कैसी होती है? लेस होती है। एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी लेस होती है बजाय अदर ड्रग के, इसलिए ऐसे पेशेंट जो कि ओल्डर हैं और जिनके अंदर डिप्रेशन है, वहां पर कौन सी मेडिसिन को हम प्रेफर करते हैं? ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में सेटेलोप्राम को देते हैं। कौन सी देते हैं? सेटेलोप्राम को देते हैं। ठीक है? तो ऐसे पेशेंट जो कि ओल्डर हैं, बुजुर्ग हैं, क्योंकि बुजुर्गों के अंदर आपको पता है एक डिजीज का रिस्क होता है, वो है एल्जाइमर। कौन सी डिजीज होती है? एल्जाइमर। एल्जाइमर में क्या होता है? एसिटिल कोलिन का लेवल कम होता है। तो ऑलरेडी ये मेडिसिन, ऑलरेडी एल्जाइमर की वजह से एसिटिल कोलिन का लेवल कम है और आपने ये मेडिसिन दे दी तो इनका लेवल और कम हो जाएगा, तो इस डिजीज का प्रोग्रेशन बढ़ जाएगा। तो इस चीज को कंपनसेट करने के लिए अपन क्या करते हैं? ऐसी मेडिसिन देते हैं जिसके की एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी कम होती है। तो लेस एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी कम होने के कारण इस ड्रग को हम ओल्डर पेशेंट में जिनके अंदर डिप्रेशन है वहां पर प्रेफर करते हैं। ये तो हो गया एक बेसिक डिस्क्रिप्शन टीसीए का। अब इन्होंने पूछा है कि एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स क्या है? तो यूरिन रिटेंशन एंड ब्लड विजन, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक्स एसिटिल कोलिन का लेवल कम होता है, तो इसकी वजह से मायोजेनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं, मायोजेनिक रिसेप्टर्स जो कि मसल्स पर काम करते हैं, उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? यूरिन रिटेंशन एंड ब्लड विजन होता है। ठीक है? तो ये आपके एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा कुसुमॉल्स, ब्रीदिंग नहीं होगा, स्लीपलेसनेस नहीं होगा, ट्रेमर्स एंड कार्डियक एरिथमिया नहीं होगा। ठीक है? तो एग्जैक्टली आपको जो दिखाई दे रहा है वो सिम्टम्स क्या है? यूरिन रिटेंशन एंड ब्लड विजन। नेक्स्ट इज एक क्लाइंट विद मैनिक एपिसोड्स। मैनिक एपिसोड्स मतलब क्या होता है? एलिवेटेड मूड। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, तो बाइपोलर अफेक्टिव का मतलब क्या हो गया? ये हो गया मेनिया और ये हो गया डिप्रेशन। ये हो गया मेनिया, ये हो गया डिप्रेशन, ये हो गया आपका नॉर्मल मूड। तो ऐसी कंडीशंस जहां पे मेनिया डिप्रेशन का फ्लक्चुएशंस हो, कभी मेनिया कभी डिप्रेशन, कभी खुशी कभी गम, वो कहलाता है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। मैनिक फेज मतलब कौन सी कंडीशन? एलिवेटेड मूड। एक क्लाइंट विद मैनिक फेज ऑफ बीएपीडी एग्जिबिट, उसमें कौन सा सिम्टम्स हमको देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए कि कौन सा सिम्टम्स है जो कि मैनिया से रिलेटेड है, वो है आपका ग्रेंड्यूसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रेंड्यूसिटी किसका फीचर्स है? आपके मेनिया का फीचर्स है। पैसिविटी, डिस्पोनिया एंड एनेडोनिया, वो किसका फीचर्स है? आपके डिप्रेशन का। ठीक है? पैसिविटी मतलब दूसरों के कमांड को एज इट इज फॉलो करना। डिस्फोनिया, बोलने में कठिनाई होना। एनेडोनिया, इट इज द लेक ऑफ इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज विच वर प्रीवियसली प्लीजरेबल, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो कि पहले प्लीजरेबल थी, जिनमें इंटरेस्ट आता था, लेकिन अभी आजकल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? एनहेडोनिया। अगर पहले भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और अब भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन को अपन एनहेडोनिया नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? जब पहले तो आता था लेकिन अब नहीं आ रहा है, उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? एनहेडोनिया कहेंगे। क्लियर है? तो यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है, मैनिक एपिसोड्स का पूछा आपसे, सिम्टम्स कौन सा है? डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी।
तो डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी में क्या होता है, यहाँ पर व्यक्ति के अंदर सेल्फ इंपॉर्टेंट आइडियाज ज्यादा होते, क्या होते हैं, सेल्फ इंपॉर्टेंट आइडियाज, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझेगा, अपने आप को भगवान समझेगा, उसको लगेगा कि मेरे पास ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो कि दुनिया में किसी के पास नहीं है, मैं पानी में चल सकता हूँ, मैं हवा में उड़ सकता हूँ, मैं किसी भी दुनिया को खत्म कर सकता हूँ, मैं यहाँ बैठे बैठे किसी दूसरे से बातें कर सकता हूँ, इस तरीके की बातें रहेंगी किसके अंदर, किस केस में, ग्रेंडियोसिटी के केस में। नेक्स्ट इज व्हेन ए पर्सन फील्स, जब एक व्यक्ति को महसूस होता है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टुवर्ड्स सेम ऑब्जेक्ट इज नोन एज, जहां पे दो कॉन्फ्लिक्चुअल इमोशंस, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दो कॉन्फ्लिक्चुअल इमोशंस किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए फील होते हैं, इमोशंस और फीलिंग, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, एम्बिवेलेंस। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस आपके अफेक्ट डिस्टरबेंस को इंडिकेट कर रही है। ओकेजनली अप्रोप्रिएट मतलब ओकेजन के अकॉर्डिंग आपका अफेक्ट अप्रोप्रिएट है, तो एक नॉर्मल फिनोमिना है, ये जो फिनोमिना है वो कैसी है, नॉर्मल। पॉजिटिव अफेक्ट ये भी नॉर्मल फिनोमिना है। इनअप्रोप्रिएट ये अबनॉर्मल है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति सिचुएशन के अकॉर्डिंग इमोशन शो नहीं कर पाता, जैसे शादी चल रही है, पार्टी चल रही है, एंजॉय का माहौल है और अचानक से व्यक्ति रोना स्टार्ट कर देता है, तो उसका जो इमोशंस है दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, so that will be called as the inappropriate emotions. If the person is not showing emotions according to the situation, that means inappropriate emotions. ठीक है, तो जैसे कि हमने एग्जांपल स्टडी किया था कि पार्टी चल रही है, एंजॉय का माहौल है, खुशी होने का माहौल है, लेकिन व्यक्ति जा करके रोना स्टार्ट कर देता है। उसी तरीके से दूसरा इसका अपोजिट एग्जांपल ले लेते हैं कि किस घर में किसी की डेथ हो गई और वो घर में आया है, ठीक है, लोगों को हिम्मत बनाने के लिए, और अचानक से हंसने लगा, तो डेथ का जो एक एनवायरनमेंट था उसमें पर्सन को कैसा इमोशन शो करना चाहिए था, सैडनेस का, लेकिन वो नहीं कर पा रहा और वो क्या कर रहा है, हंस रहा है, तो वो कंडीशन क्या है, आपके इनएप्रोप्रिएट इमोशंस की कहलाएगी। क्लियर है, तो आंसर आपका एम्बीवेलेंट, जहां पर पर्सन के अंदर डबल इमोशंस होते हैं सेम ऑब्जेक्ट के लिए, उस कंडीशन को अपन कहते हैं एम्बीवेलेंस। एक वर्ड आपने सुना है कॉन्फ्लिक्ट, तो कई बार हम कॉन्फ्लिक्ट और एम्बीवेलेंस के अंदर कंफ्यूजन कर जाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट और एम्बीवेलेंस सेम होगा, हालांकि इनका कंसेप्ट सेम है, लेकिन इनका डिस्क्रिप्शन जो है वो अलग अलग है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इमोशंस एंड फीलिंग की बात कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट में किसकी बात करेंगे हम, चॉइस की, जब आपको दो चॉइस में से कोई एक सेलेक्ट करना हो, ये भी पॉजिटिव हो सकती है, ये पॉजिटिव हो सकती है, ये नेगेटिव हो सकती है, ये नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो सकती है, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो सकती है, मतलब इस तरीके की चॉइस है कि आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे कि हमें किसको सेलेक्ट करना है और किसको नहीं करना। तो जहां पर चॉइस की बात आती हो या डिजायर्स की बात आती हो, इच्छाओं की बात आती हो, वहां पर हम टर्म यूज करते हैं कॉन्फ्लिक्ट। जहां पर इमोशंस और फीलिंग्स की बात आती हो, वहां पर हम टर्म क्या यूज करते हैं, एम्बीवैलेंस। क्या यूज करेंगे, एम्बीवैलेंस। नेक्स्ट इज व्हाइल कम्युनिकेटिंग टू ए क्लाइंट, एक पेशेंट से बातें करते हुए नर्स पूछती है, क्या पूछती है, टाइम क्या है, प्लेस क्या है, वो कहाँ एडमिट है, कौन सा व्यक्ति उनके साथ है। दीज क्वेश्चन हेल्प द नर्स टू असेस, ये क्वेश्चन पूछ करके नर्स क्या असेस कर रही है। तो अगर हम टाइम के बारे में पूछते हैं, प्लेस के बारे में पूछते हैं या पर्सन के बारे में पूछते हैं, तो ये तीनों ऑप्शन किससे रिलेटेड है, व्यक्ति के ओरिएंटेशन से, ओरिएंटेशन से रिलेटेड है। मेमोरी चेक करिए, नहीं, मेमोरी कब चेक करते हैं, जब प्रीवियसली स्टोर्ड या रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन को हम जज असेस करें। थॉट प्रोसेस को, गुड रिपोर्ट, गुड रिपोर्ट होता है गुड ट्रस्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप, ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप जो होता है वो गुड रिपोर्ट के अंतर्गत आता है। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो किससे रिलेटेड है, आपके ओरिएंटेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी जो होती है वो कैसी होती है, ड्रामेटिक होती है। कैसी होती है, ड्रामेटिक होती है। और ड्रामा क्यों करते हैं, अटेंशन सीकिंग के लिए। ड्रामा क्यों करते हैं, अटेंशन सीकिंग के लिए। तो ड्रामा जो होता है इनका वो एक सेकेंडरी गेन इनको मिलता है,
सेकेंडरी गेन क्या होता है, लोगों का अटेंशन मिलता है, ठीक है। तो ड्रामेटिक पर्सनैलिटी होती है कुछ इस तरीके की हरकतें करेंगे जिससे कि लोगों का ध्यान उनकी तरफ आ जाए। एक्सेसिवली इमोशनल होते हैं, कैसे होते हैं, एक्सेसिवली इमोशनल होते हैं, थेरेटिकल होते हैं। थिएटर होता है, थिएटर जहाँ पे ड्रामा चलता है, नाटक चलता है, तो उस तरीके की पर्सनैलिटी होती है थिएरेटिकल। बोस्टफुल एंड ईगोसेंट्रिक, बोस्टफुल और ईगोसेंट्रिक जो है मतलब खुद ही खुद पर काम करने वाले, मतलब खुद को ही अच्छा समझते हैं और दूसरे सब बेकार हैं। सेल्फ इंपॉर्टेंट आइडियाज होते हैं, ठीक है, अपने आप को महान समझते हैं और उनको लगता है कि महान होना उनका हक है, ठीक है, वो दुनिया में बेस्ट है, कुछ यूनिक है उनके पास, इस वजह से उनको हक है कि वो सबसे आगे रहे। ये होती है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। कौन सी, नार्सिसिस्टिक, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। रिजिड एंड परफेक्शनिस्ट जो होता है, मतलब नियमों का पालन करने में बहुत ज़्यादा ये रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, और परफेक्शन, हर काम को परफेक्शन से करना इनको पसंद होता है। ऐसी पर्सनालिटी कहलाती है क्या, ओसीडी। एग्रेसिव एंड मैनिपुलेटिव जो होते हैं, दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है। ऐसी पर्सनालिटी कौन सी होती है, एंटी सोशल पर्सनालिटी। कौन सी होती है, एंटी सोशल पर्सनालिटी। हमसे पूछा गया हिस्टोनिक कौन सा है, तो हिस्टोनिक वर्ड आपको ध्यान रखना है। हिस्टोनिक वर्ड जो है वो किससे लिया गया है, हिस्टीरिया से लिया गया है। पहले के जमाने में अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को समझाने के लिए कौन सी मेडिकल टर्म को यूज किया जाता था, हिस्टीरिया को यूज किया जाता था। तो हिस्टेरिकल डिसऑर्डर्स बोलते हैं जहां पर व्यक्ति अटेंशन सीकिंग करने की, अटेंशन गेन करने की कोशिश करता है, और उस तरह की पर्सनैलिटी क्या कहलाती है, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी कहलाती है। नेक्स्ट इज एल्कोहल एनोनिमस ग्रुप इज क्लासिफाइड एल। एल्कोहल एनोनिमस ग्रुप जो होता है वो क्या है, देखिए एल्कोहलिक एनोनिमस क्या है, ये पेशेंट 1, ये पहले ड्रिंक करता था, अब इसने छोड़ दिया, ये किस पर है, ये क्या है, सोबर। सोबर किसको बोलते हैं, जो कि एल्कोहल फ्री है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, सोबर। ये पेशेंट 2, ये पेशेंट 3, ये पेशेंट 4, ये भी क्या हो गया, सोबर हो गया, मतलब इसने भी ड्रिंक छोड़ दी, ये भी हो गया सोबर, ये भी हो गया सोबर। ड्रिंक छोड़ने के बाद इनके सामने लाइफ के चैलेंजेस आते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स आती हैं, और इनको मोटिवेट करती हैं कि वो फिर से ड्रिंक करना स्टार्ट कर दे, लेकिन वो नहीं करते। तो अब ये जो प्रॉब्लम उनके सामने आती है वो उनको फोर्स करती है, लेकिन वो करना नहीं चाहते। तो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, तो इन लोगों ने क्या किया, अपना आपस में एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप बना लिया, और वो क्या करते हैं, ये अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के सामने रखते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाए ये एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम किस तरीके से, जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो सामने रखेंगे। हो सकता है उस जैसी प्रॉब्लम वाला कोई दूसरा व्यक्ति हो, वो कहेगा कि मेरे सामने भी इस तरीके की प्रॉब्लम आई थी और मैंने इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व किया। तो व्यक्ति को आइडिया मिल गया कि जब सामने वाले के साथ भी सेम प्रॉब्लम थी और उसने उसको इस तरीके से सॉल्व किया, तो मैं भी अपनी प्रॉब्लम को उसी तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। तो ये एक सिमिलर प्रॉब्लम वाले लोगों का ग्रुप है, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इनमें कोई काउंसलर नहीं होता है, कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता, बस ये सारे लोगों का ग्रुप कैसा है, जो जिनके पास क्या है, सिमिलर प्रॉब्लम। और सिमिलर प्रॉब्लम क्या है, ये सारे सोबर हो चुके हैं और अब इनके सामने लाइफ के चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो एल्कोहलिक एनोनिमस सोशल ग्रुप्स नहीं है। सोशल ग्रुप्स क्या करता है, समाज में लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और वो तरह तरह की सोशल एक्टिविटीज करते रहते हैं, कोई ना कोई फंक्शन पार्टी बनाते रहते हैं। रीसोशलाइजेशन ग्रुप क्या होता है, रीसोशलाइजेशन में क्या होता है, पेशेंट को दोबारा से सोसाइटी में रहने लायक बनाया जाता है। तो उसको वो पूरी ट्रेनिंग देने के बाद, थेरेपी देने के बाद उसको सोसाइटी में मिक्सअप करने से पहले उनका एक फाइनल रिएक्शन होता है। तो इस तरीके के लोगों का ग्रुप बनाया जाता है जो कि आइडेंटिफाई कर सकें जिस ग्रुप के अंदर हम कि पेशेंट पूरी तरीके से सोसाइटी में वापस जाने के लिए तैयार हुआ है या नहीं हुआ। साइकोथेरेपेटिक ग्रुप जो होता है वो पर्सन के ट्रीटमेंट के लिए बनाया जाता है और साइकोथेरेपिस्ट की देखरेख में बनाया जाता है, ठीक है। तो एल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप जो है वो कैसा ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट इज फिजिकल सिम्टम्स विच प्रेजेंट इन पैनिक अटैक। पैनिक अटैक में क्या होता है, देखिए पाल्पिटेशन होता है और स्वेटिंग होती है। पहले ऑप्शन है आपका
ये तीनों ऑप्शन नहीं है। स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, दिल धड़केगा, आपको अपनी हार्ट बीट सुनाई देगी, ठीक है। रेस्पिरेशन फास्ट हो जाएगा, सेलो हो जाएगा, प्रॉपर आप सांस नहीं ले पाओगे, गला चौक हो जाएगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? पैनिक अटैक के। तो स्वेटिंग एंड पाल्पिटेशन जो आपके पैनिक अटैक का एग्जाम्पल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने कई क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। कई ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके बारे में हम कभी भी जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत रेयरली इनको डिस्कस किया जाता है, लेकिन फिर भी इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आज के सेशन में हमने एल्कोहलिक अनोनिमस की बात की थी, तो एल्कोहलिक अनोनिमस जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स को डील नहीं किया जाता, स्टूडेंट इसको टॉपिक को भी टच नहीं करते, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। रेलवे की क्वेश्चन में अहमदाबाद आरआरबी अहमदाबाद 2015 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है और कई तरीके के कंसेप्ट इन क्वेश्चन ने हमारे क्लियर किए हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी डिस्कशन हमने किया वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको आज के सेशन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।